आउट ऑफ बाउंड्री पाथ लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन है। आओ सबसे पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं। देयर इज एन m क्रॉस n ग्रिड विथ अ बॉल। तो अपन को एक 2D अरे दे रखी है और एक बॉल दे रखी है ना। 2D अरे या 2D ग्रिड है और एक बॉल दे रखी है। तो बॉल है इनिशियली कोई पोजीशन स्टार्ट रो पे और स्टार्ट कॉलम पे, मतलब कोई एक पोजीशन पे, और वो अपन को कोऑर्डिनेट्स दे के रखे होंगे। तो उस ग्रिड के अंदर एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे होगी वो बॉल। अपन कोई से भी एडजेसेंट सेल पे या राइट में या लेफ्ट में या अप या डाउन उस बॉल को मूव कर सकते हैं। एक बार मूव करने की अपन को कॉस्ट लगेगी एक। अपन को दे रखा है उन्होंने कि अपने पास मैक्सिमम मूव कितने अवेलेबल है और एक मूव करने की एक कॉस्ट लगेगी। अपन को ये निकालना है कि अपन ने पास कितने वेज है जिसमें अपन उस बॉल को ग्रिड के बाहर निकाल सकें। अगर अपने पास मूव बहुत ज़्यादा है तो अपन बॉल को ग्रिड के अंदर ही घुमा के लास्ट मूव पे अगर अपन ग्रिड के बाहर निकाल रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर मूव है। जैसे यहाँ पे कुछ अपन को एग्जांपल दे रखे हैं। पहले वाला एग्जांपल बहुत बेसिक सा है, बस बॉल को या तो डायरेक्टली मूव कर रहे हैं या एडजेसेंट सेल पे डाल के मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अपने पास दो मूव्स ही अवेलेबल थे। दूसरे वाले एग्जाम्पल से अपन को पता चलेगा कि ये क्वेश्चन क्यों इतना टफ है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में इनने क्या किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मूव 3 टाइम्स वाला अगर अपन देखें, है ना, तो इसके अंदर क्या किया है, बॉल को सबसे पहले राइट में डाला, फिर वापस से बॉल को खुद में लाए, है ना, मतलब वापस से बॉल को राइट वाली पोजीशन या राइट वाली ग्रिड में डाला या राइट वाले ब्लॉक में डाला, फिर वापस से खुद में जो मेरी खुद की ग्रिड थी वापस उसमें आया, फिर मैंने ग्रिड के बाहर कर दिया ऊपर पहुंचा के बॉल को, है ना। तो मैं बॉल को ऐसे गोल गोल घुमा भी सकता हूँ 2 ग्रिड्स के अंदर ही, या मल्टीपल ग्रिड्स के अंदर मैं गोल गोल घुमा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो अपन को एक और चीज़ दे रखी है कि एक और चीज़ जो अपन को नोटिस करनी चाहिए वो है कि अपन कोई से भी मूव पे अपन ग्रिड के बाहर बॉल को पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मूव पे, दूसरे मूव पे, तीसरे मूव पे, बस अपन को टोटल नंबर ऑफ मूव्स निकालना है। अगर अपन ये दूसरा एग्जांपल ही देखें, इसके अंदर अपन को स्टार्टिंग पोजीशन ये दे रखी है 0,1 दे रखी है ना। एग्जांपल 2 इसमें स्टार्टिंग पोजीशन 0 है, रो 0 है, कॉलम 1 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स 3 है, और जो ग्रिड है वो 1x3 का ग्रिड है। इसके अंदर ही अपने पास टोटल 12 मूव्स है। इस ग्रिड के अंदर ही अपने पास टोटल ऑफ 12 मूव्स है। तो ग्रिड बढ़ते जाएगी तो अपने पास बहुत सारे मूव्स होंगे, और इसलिए अपन को एक और चीज़ दे रखी है कि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसको अपन को 10⁻9 प्लस 7 मॉड्यूलर में डालना है, क्योंकि आंसर हो सकता है बहुत बड़ा। ठीक है, अपन को बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई है। सबसे पहले अपन इसको रिकर्शन से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब अपन को दिख रहा है सिंपली कि अपन इसको रिकर्शन से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। रिकर्शन से इसको अपन को कैसे सॉल्व करना है अपन कोड करते 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 समझते हैं। ठीक है, या तो मैं चाहूँ तो मैं इस फंक्शन के अंदर ही सॉल्व कर सकता हूँ, बट अपन एक नया फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, ऑल्सो जो अपन नया फंक्शन बनाएंगे अपन उसका रिटर्न टाइप देंगे लॉन्ग लॉन्ग। मैं लॉन्ग लॉन्ग क्यों दे रहा हूँ, मेरा आंसर बहुत बड़ा हो सकता है 10⁻9 + 7। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि वो इंट रेंज के बाहर जाए, क्योंकि अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो अगर मेरा नंबर इंट रेंज के बाहर जाता है तो वो नंबर हो जाता है नेगेटिव, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर वो नंबर इंट रेंज के बाहर भी जाए ना तो भी वो नंबर पॉजिटिव ही रहे, इसलिए मैं उसको लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर कर देता हूँ, है ना। मैंने रिटर्न वैल्यू भी लॉन्ग लॉन्ग बना दी है। लॉन्ग लॉन्ग से अगर ज़्यादा हो रहा है नंबर, अपन उससे पहले उसका मॉड्यूलर लेके उसको छोटा कर देंगे नंबर को। एक और चीज़, अपन एक मॉड्यूलर बना लेते हैं ऊपर, इंट मॉड इक्वल्स टू पावर 10⁻9 + 7। ठीक है, ऑलराइट। आई होप आप फेमिलियर होंगे कि अपन मॉड क्यों लेते हैं। मॉड अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर आंसर काफ़ी बड़ा बन रहा हो तो अपन उसका मॉड ले लेके उसको छोटा बनाते जाते हैं आंसर को। दैट्स व्हाई वी यूज मॉड्यूलो। चलो ये चीज़ भी अपन को समझ आ गई। अपन एक फंक्शन बना रहे हैं और इसको अपन नाम देते हैं रिकर्शन फंक्शन। रिकर्शन फंक्शन। अब रिकर्शन फंक्शन के अंदर अपन को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपन को ध्यान रखना है लेट्स से इंट n का, इंट m का, है ना। मैं यहाँ पे भी इनको nm कर देता हूँ, इट डजेंट मैटर, क्योंकि मेरी आदत है मैं n×m लिखता हूँ हमेशा, m×n नहीं लिखता हूँ, तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, मैंने क्या किया n, अब मैं m×n की जगह n×m बोल रहा हूँ, नेमिंग चेंज है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया n×m का अपना ये है मैट्रिक्स। अब इसके अंदर अपने पास है मैक्सिमम मूव। तो रिकर्शन के अंदर अपने पास मैक्सिमम मूव करके अपन को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अपन को किस चीज़ से मतलब रहेगा हमेशा कि मेरे पास कितने मूव्स अवेलेबल है, मेरे पास कितने मूव्स अवेलेबल है।
अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो धीरे धीरे अपन कोड करते जाएंगे तो आपको समझ आते जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पे अपन एक नया इंटीजर बनाएंगे, इंट मूव्स लेफ्ट। ऑल्सो अपने पास है, अभी मैं कौन सी करंट रो पे हूँ, मेरी रो क्या है, तो इसको अपन स्टार्टिंग में ले लेते हैं, अपनी करंट रो क्या है, इंट रो कॉमा इंट सी, और इंट मूव्स लेफ्ट को भी अपन स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं। अब मैं स्टार्टिंग में क्यों ले रहा हूँ, जनरली क्या होता है ना, जो पैरामीटर्स चेंज होते हैं फंक्शन के अंदर, अपन रिकर्शन फंक्शन के अंदर अपन उनको पहले लिखते हैं, तो आर चेंज होगा, सी चेंज होगा, और मूव्स लेफ्ट भी हमेशा चेंज होते जाएंगे, है ना। एन और एम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एन और एम क्या है, ग्रिड का साइज, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अपना बेस केस क्या होगा, अपना बेस केस ये होगा कि अगर मैं गलती से भी ग्रिड के बाहर आ गया हूँ तो मेरे को एक रास्ता मिल गया है ना, मेरे पास एक पाथ है ना, तो वो एक वे है, और उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा 1। तो मैं ग्रिड के बाहर कब आ सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ ग्रिड के बाहर अगर जो मेरा रो है वो इक्वल्स हो जाए एन के, या तो फिर मेरा जो रो है वो लेस देन हो जाए 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अपन समझते हैं वाइट बोर्ड पर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है अपना ग्रिड, ठीक है, ये है अपना ग्रिड। अगर मेरी बॉल इधर आ गई गलती से, ये होता है 0th इंडेक्स। अगर मेरी बॉल गलती से भी इधर आ गई है, मतलब कि वो 0 से कम हो गया है, जो मेरा इंडेक्स है वो 0 से कम हो गया है, तो इस केस में मुझे एक रास्ता मिल गया है और मैं यहाँ से कर दूंगा रिटर्न 1। या अगर मेरी बॉल गलती से भी ग्रिड के बाहर इस तरफ से आ गई है, तो मैं यहाँ से भी रिटर्न कर दूंगा 1। अब ये वाला इंडेक्स क्या है, ये वाला इंडेक्स होता है n-1, और जस्ट बाहर अगर मैं पहुँचा हूँ तो ये इंडेक्स हो जाएगा n। सिमिलरली अगर मैं नीचे का केस भी देखूँ तो इसके लिए भी अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये -1 है। ये मैं बात कर रहा हूँ jth के लिए या कॉलम के लिए, तो कॉलम भी अगर ऊपर जा रहा है, मेरा जो कॉलम है, अगर लेट्स से मैंने मेरे बॉल को ऊपर पुश कर दिया है, तो बॉल का करंट कॉलम अगर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है कि बॉल ग्रिड के बाहर आ गई है। तो इस केस में भी मैं यहाँ से -1 अगर मैं इंडेक्स पे हूँ तो मैं यहाँ से मेरा आंसर 1 रिटर्न कर दूंगा, कि मतलब एक रास्ता मिल गया है मुझे जिससे मैं बॉल को ग्रिड के बाहर पहुँचा सकूँ। सिमिलरली अगर मैं नीचे से भी बॉल को पुश कर रहा हूँ और वो ग्रिड के बाहर आ गई है ना, और यहाँ पे m हो जाएगा क्योंकि अपने पास m कॉलम्स है, n रोज है, m कॉलम्स है, और जैसे ही लास्ट कॉलम जो होता है अपने ग्रिड के अंदर, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, लास्ट कॉलम होता है m-1। तो अगर मेरा इंडेक्स m आ गया, इसका मतलब है कि मैं ग्रिड के जस्ट बाहर आया हूँ, मतलब कि मैं रिटर्न कर दूंगा। मैं इक्वल्स टू m लिखूंगा, मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू m नहीं लिखूंगा, है ना। मैं ये नहीं लिखूंगा j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। क्यों, मैं डायरेक्टली इक्वल्स टू m क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके आगे अब इसको पहुंचाऊंगा नहीं ना। अगर मेरी बॉल यहाँ पे आ गई तो मैं इसको और आगे पुश नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यहीं से रिटर्न कर रहा हूँ। तो मुझे गारंटी है कभी भी मेरा बॉल का कोऑर्डिनेट m से ज़्यादा नहीं होगा या n से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर मेरा बॉल का कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू m हो गया है या इक्वल्स टू n हो गया, मतलब मेरे को मेरा आंसर मिल गया है। या इक्वल्स टू -1 हो गया है, या इधर से रो भी -1 कॉलम भी -1 हो गई, तो मतलब मेरे को मेरा आंसर मिल गया है। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी चाहूँ तो लेस देन 0 की जगह इक्वल्स टू -1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली कॉलम के केस में भी अगर मेरा कॉलम इक्वल्स टू m हो गया है, या फिर मेरा कॉलम इक्वल्स टू -1 हो गया है, अगर इन चारों में से कुछ भी केस है तो मतलब मेरे को मेरा एक आंसर मिल गया है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न 1 कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे अपन चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं आउट ऑफ द ग्रिड, सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, अपन को अपना बेस केस समझ आ गया है। बेस केस के बाद में एक और बेस केस बनता है, वो बेस केस क्या है। अब देखो, ये चीज़ तो गारंटी है कि अपन अपने रिकर्शन फंक्शन में आते से सबसे पहले ये चेक कर रहे हैं कि वो ग्रिड के बाहर है कि नहीं है। अगर वो ग्रिड के बाहर है तो मुझे नंबर ऑफ मूव से मतलब नहीं है, उसके पास मूव्स बचे हैं नहीं बचे हैं, वो ग्रिड के बाहर तक आ गया ना, बस मतलब एक आंसर मिल गया है। कैसे भी करके ग्रिड के बाहर आ गया है ना, उसका 10 मूव्स बचे, 20 मूव्स बचे, आंसर आ गया है। अब वो बॉल मूव नहीं करेगी ग्रिड, क्योंकि वो आ गई है ग्रिड के बाहर। अगर वो ग्रिड के बाहर नहीं आई है, तो अगर मैं इस लाइन के नीचे जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो बॉल ग्रिड के बाहर नहीं आई है ना। क्योंकि अगर ग्रिड के बाहर आई होती तो मैं यहीं से उसको रिटर्न कर दिया होता मैंने उसको। अगर मैं इस लाइन के नीचे आया हूँ, मतलब वो बॉल ग्रिड के बाहर नहीं आई है। और अगर वो बॉल ग्रिड के बाहर नहीं आई है और अगर उसके मूव्स लेफ्ट 0 है, अगर वो बॉल ग्रिड के बाहर नहीं आई है और अगर उसके मूव्स लेफ्ट 0 है, तो मेरा कहने का मतलब है कि इफ मूव्स
लेफ्ट इज इक्वल टू 0, तो इस केस में मतलब मेरे को मेरा आंसर मिल ही नहीं सकता, वो बॉल मूव कर ही नहीं सकती है। अगर बॉल मूव नहीं कर सकती तो मेरे को सिंपली रिटर्न 0 कर देना चाहिए, है ना। मेरी बॉल कहीं पे भी ग्रिड के अंदर हो सकती है। अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, वही मिट गया, ठीक है। मेरी बॉल कहीं पे भी हो सकती है ग्रिड के अंदर। अगर मेरी बॉल यहाँ पे है और इसके पास मूव्स लेफ्ट 0 है, इसके पास मूव्स लेफ्ट 0 है, तो ये मूव ही नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि ये कभी भी आंसर प्रोड्यूस करके देगी ही नहीं, ये कभी भी ग्रिड के बाहर जा ही नहीं सकती। और अगर ये ग्रिड के बाहर नहीं जा सकती तो मेरे को सिंपली कर देना चाहिए रिटर्न 0, बॉल कांट मूव, है ना, बॉल कांट मूव, सिंपल एज दैट। अब आता है मेन केस, अगर मैं ग्रिड के अंदर हूँ और मेरे पास मूव्स बचे हैं तो मेरे को क्या क्या करना चाहिए। तो मेरे को क्या करना चाहिए, चारों डायरेक्शन में से मेरे पास जो जो आंसर आ रहे हैं मुझे वो कलेक्ट करने चाहिए, उनका एडिशन लेना चाहिए और उसको कर देना चाहिए मुझे रिटर्न। ठीक है, चारों डायरेक्शन में, राइट लेफ्ट अप डाउन, जो जो आंसर आ रहे हैं उनको मैं कर दूंगा कलेक्ट और उनको मैं कर दूंगा रिटर्न। ये बॉल है, इसके पास चारों डायरेक्शन में से आंसर आएंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। रिकर्शन कॉल कर देगा, ये हर जगह बॉल को मूव कर करके देखेगा कि अगर मैं ऊपर जाऊं तो मेरा क्या आंसर आ सकता है, मैं राइट में जाऊं क्या आंसर आ सकता है, लेफ्ट में जाऊं क्या आंसर आ सकता है, नीचे जाऊं क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक बना लेते वेरिएबल अपन आंसर और उसको ले लेते लॉन्ग लॉन्ग। अब मैं लॉन्ग लॉन्ग क्यों ले रहा हूँ, अभी से अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। लॉन्ग लॉन्ग अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपना आंसर काफ़ी बड़ा हो सकता है और अपन क्या चाहते हैं, हर बार जैसे ही कुछ भी है अपन उसका ले ले सिंपली मॉड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं कर दूंगा रिकर्शन फंक्शन कॉल। लेफ्ट से पहले अपन उसको आंसर इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, आंसर प्लस इक्वल्स टू रिकर्शन फंक्शन, है ना। एक बार क्या करते हैं, एक रो आगे बढ़ा देते हैं, r+1c, और अगर मैंने मेरे जो बॉल है उसको एक रो आगे पुश करा है तो उस केस में मेरा जो मूव लेफ्ट है वो एक कम हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को सिंपली ये लिख देना चाहिए मूव लेफ्ट -1, क्योंकि मैंने मेरी बॉल को एक आगे मूव करा है, इसका मतलब है मेरी बॉल जो है उससे उसका एक मूव कम बचा है ना। ठीक है, RC मूव्स लेफ्ट, N और M तो हमेशा रहेगा कांस्टेंट। ये चीज़ हो गई। आते से ही मैं उसका मॉड ले लेता हूँ, आते से उसका मॉड ले लूँगा, बात खत्म। अब अपने पास ऐसे टोटल 4 केस बनेंगे, एक में मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, एक में मैं बढ़ाऊंगा उसको पीछे। अब मैं क्या करूँगा, एक में बढ़ाऊंगा मैं बॉल को ऊपर और एक में मैं बॉल को बढ़ाऊंगा नीचे। तो ये है अपने पास टोटल 4 केसेस। अगर मेरे मूव्स लेफ्ट यहाँ पे 5 होते तो मैं यहाँ पे 4 मूव के साथ कॉल करता, यहाँ पे भी 4 मूव के साथ कॉल करता, 4 मूव के साथ कॉल करता, यहाँ पे 4 मूव के साथ कॉल करता। आखिरी में जो भी आंसर आया है उसका अपन एक और बार ले लेते हैं मॉड, आंसर इक्वल्स टू आंसर परसेंटेज मॉड। अब यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे इसका आंसर जो भी आ रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया अभी भी कि अपन ने रिकर्शन यूज क्यों किया है, अपन क्या कर रहे हैं, तो इसको अपन बेसिक तरीके से समझते हैं कि अपन को पता नहीं है अपना आंसर क्या हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन रिकर्शन की मदद लेंगे, अपन रिकर्शन की मदद लेंगे। अपन बोलेंगे मैं करंटली यहाँ पे हूँ, मेरा ये कोऑर्डिनेट है और मेरे पास मूव्स लेफ्ट इतने हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मूव्स लेफ्ट है x। तो अब मैं यहाँ से 4 जगह कॉल कर दूंगा कि यार अगर मैं एक बॉल अगर ऊपर जाऊँ, है ना, अगर मैं एक पोजीशन ऊपर जाऊँ तो मेरे मूव्स लेफ्ट हो जाएंगे x-1 और मेरी ये करंट पोजीशन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो सिंपली यहाँ पे भी मेरे मूव्स लेफ्ट हो जाएंगे x-1, नीचे भी x-1 हो जाएंगे, इधर भी x-1 हो जाएंगे। और अब मुझे क्या, इन कहीं ये जो है चारों के चारों ये खुद ऐसे रिकर्शन कॉल करते जाएंगे, रिकर्शन कॉल करते जाएंगे, रिकर्शन कॉल करते जाएंगे और पूरे ग्रिड में गोल 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 घूमेंगे। अब क्या होगा, एक ऐसा भी होगा कंडीशन जिसके अंदर मैं एक बार यहाँ गया हूँ तो ये वापस से नीचे कॉल कर देगा, एक बार लेफ्ट में कॉल कर देगा, एक बार राइट में कॉल कर देगा, एक बार ऊपर कॉल कर देगा। ऊपर ग्रिड के बाहर आ गया, मुझे एक आंसर मिल गया। नीचे गया तो ये गोल 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 घूमते रहेगा अनटिल एंडलेस उसके मूव्स लेफ्ट 0 नहीं हो जाए, है ना, ऐसे करके। तो इस कारण रिकर्शन के कारण जितने पॉसिबल आंसर होंगे अपन को सबके सब मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक रिकर्शन कॉल 4 पॉसिबल डायरेक्शन में घूम रहा है ना। कभी कभार वो 4 पॉसिबल डायरेक्शन में उसकी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ जाए, कभी कभार वो ग्रिड के बाहर भी जाएगा, कभी कभार वो ग्रिड में गोल 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 घूमता भी रहेगा। बट अपने पास स्टॉपेज ये है कि मूव्स लेफ्ट जिससे हो जाते 0, ये मूव्स लेफ्ट अपन को बचा रहा है, वरना अगर मूव्स लेफ्ट नहीं होता तो ये इनफाइनाइट रिकर्शन में हो जाता, है ना। अपने पास स्टॉपेज इस केस में ये बनता है कि मूव्स लेफ्ट अपना हर एक स्टेप में एक कम हो रहा है। ऑलराइट, मतलब अगर अपन बेसिकली देखें इसको तो इसका फंक्शन कॉल कुछ ऐसा बन रहा है
कि एक आई है वेरिएबल जो कि रो संभाल रहा है, एक जे है वेरिएबल, और एक है मूव्स लेफ्ट। ये 3 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। जनरली अपन जब रिकर्शन के कोड को डीपी में कन्वर्ट करते हैं, जब अपने पास 2 कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो चेंज हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में 3 कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और अपन डीपी करते क्यों है वो भी अपन समझते हैं। ओके, चलो ठीक है। अभी तो अपना ये केस हुआ है, अब अपन इसको एक बार रन करके देखते हैं कि अपन ने कहीं पे कुछ गलती तो नहीं कर दी। अपन ने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया है, अपन को इसको यहाँ पे कॉल करना चाहिए और इसको रिटर्न करना चाहिए। तो रिटर्न, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि सबको दिखे, ठीक है। रिटर्न रिकर्शन अपन को देना है इसके आई जे, एक सेकेंड, क्या मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ? ला सकता हूँ। क्या मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। टेस्ट केस, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना कर देता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस, बस दैट्स इट, ठीक है। आप क्या करते हैं, अपन ने रिकर्शन फंक्शन किया है, रिकर्शन फंक्शन को अपन करेंगे कॉल। इनिशियली रो क्या है उसकी? स्टार्ट रो। इनिशियली उसका कॉलम क्या है? स्टार्ट कॉलम, ठीक है। ऑल्सो उसके पास मूव्स लेफ्ट कितने? इनिशियली उसके पास मूव्स लेफ्ट कितने होंगे? जो मैक्सिमम मूव है वो, ठीक है। अब उसका एन और एम तो सेम ही रहेगा, जो अपन को एन क्रॉस एम का ग्रेड मिला है वो यहाँ पे सेम रहेगा। अपन असेंबली रिकर्शन फंक्शन को कॉल किया है, ये अपन को आंसर ला के दे देगा। लेट्स सी, हो सकता है कि अपन ने इसके अंदर कुछ गड़बड़ी करी हो, अभी अपन को पता चल जाएगा। तो दिस टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, दैट्स फाइन। टाइम लिमिट एक्सीडेड अपन ने सिर्फ रन किया है ना। अगर मैं टेस्ट केस नंबर 4 हटा दूं तो टाइम लिमिट एक्सीडेड नहीं आना चाहिए। आई गेस मेरा टेस्ट केस नंबर 4 काफ़ी बड़ा था, उसमें मेरा TL ही आ रहा है। ओके, अभी भी आ रहा है। टेस्ट केस नंबर 3 भी बड़ा है। मैं रन कर रहा हूँ, सबमिट नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो इन 2 टेस्ट केसेस के लिए चल रहा है ये। तो इट मीन्स कि अपना कोड तो एकदम सही है, अपना कोड काफ़ी स्लो चल रहा है। अब क्या होता है असली में, अपन रिकर्शन से डीपी तब कन्वर्ट करते हैं जब अपन को दिखता है बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। हमेशा डीपी में कन्वर्ट करने से पहले अपन को ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है, अपने कोड में प्रॉब्लम क्या आ रही है। जनरली रिकर्शन कोड में प्रॉब्लम कुछ ऐसी आती है कि लेट्स से ना, मेरे सबसे पहले ये है मेरा फंक्शन कॉल f(i)j(ml), ठीक है। ऑलराइट, ये एक फंक्शन कॉल है मेरा, ये एक फंक्शन कॉल है। अब ये फंक्शन कॉल के अंदर लेट्स से वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है। अगर मेरी वैल्यू है i की 0 है, j की 0 है और ml की है, लेट्स से अपन को इनने मैक्सिमम आई गेस 50 दे रखी है, तो 30 है मेरी वैल्यू, ठीक है। और जो मेरा n क्रॉस m है ना, वो काफ़ी बड़ा ग्रेड है। लेट्स से वो है 30 क्रॉस 30 का ग्रेड ही है। अगर ये 30 क्रॉस 30 का ग्रेड है तो ये फंक्शन कॉल काफ़ी बड़ा होगा। चलो, पर अपन रिकर्शन से उसको सॉल्व कर लेंगे। बट दिक्कत पता है कब आती है? लेट्स से फ्यूचर में इसके ट्री के अंदर 2 कॉल कुछ ऐसी बनती है कि f(1,1,28) और एक और कॉल ऐसी बनती है कि f(1,1,28). तो आप देखो कि ना 30 क्रॉस 30 का ग्रेड है। एक बार जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर चुका हूँ लेफ्ट ट्री में, अगर मैं उसको वापस से राइट ट्री में कॉल कर रहा हूँ, तो मैंने जब आंसर यहीं पे निकाल लिया है इस फंक्शन कॉल का, तो मुझे उसको वापस से कॉल करने की ज़रूरत क्यों है ना। तो इसीलिए अपन 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो है डीपी या तो है मेमोराइजेशन। 2D अरेज में या 2D डीपीज बनाना काफ़ी इजी होता है, बट जब भी बात आती है 3D डीपी की, जैसे इस केस में है 3D डीपी, एंड वो भी काफ़ी टफ बनेगी। क्यों? क्योंकि जो अपनी ग्रिड है ना, उसके ना नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है, तो अपन डायरेक्टली वेक्टर से काम नहीं कर सकते, अपन को ना अनऑर्डर्ड मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है ना, यहाँ पे वैल्यू -1 आ रही है, यहाँ पे वैल्यू -1 आ रही है, ये -1 की एक रो बन रही है दोनों जगह पे, जो काफ़ी डिफिकल्ट बना देता है इसको 3D डीपी में कन्वर्ट करना, है ना। या इसको अगर अपन वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो काफ़ी टफ बन जाता है, क्योंकि ये 2 रोज नेगेटिव है, अपन को बहुत सारे स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, या अनऑर्डर्ड मैप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा अपना। तो बेस्ट के सिनेरियो में अपन इसको मेमोराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं।
अब मेमोराइजेशन से क्यों सॉल्व कर रहे हैं अपन, एक और बार समझते हैं, एक और बार ये जो फंक्शन कॉल मैंने लिखा है इसको समझते हैं। अपनी ग्रिड की लेंथ है 30x30, 30x30 में बहुत सारे कॉल्स होंगे, बहुत सारे कॉल्स होंगे, है ना। एक और चीज़, कॉल्स कितने हो सकते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं अपन। कॉल्स हो सकते हैं 4⁻30, लेट्स से 4⁻30 कॉल्स हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। 4⁻30 कॉल्स होते हैं। 30 कॉल्स क्यों, क्योंकि इसकी हाइट होगी 30, ये मूव्स 30 है ना, तो इसकी हाइट होगी 30। जितनी हाइट है और हर बार अपन 4 कॉल करेंगे तो उतने कॉल्स हो सकते हैं, 4⁻30 कॉल्स हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें मैक्सिमम कॉल्स तो रिपीटेड हो रहे हैं, जैसे कि ये एक कॉल है। अब ये इतना बड़ा कॉल है, इसका ट्री बहुत बड़ा बनेगा, इसका ट्री बनेगा 4⁻28 का ट्री बनेगा। जब एक बार अपन ने 4⁻28 का ट्री बना दिया है, तो यहाँ पे अपन को वापस से 4⁻28 का ट्री बनाने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे अपन ने इतने कॉल्स कर दिए हैं, तो उसको स्टोर कर लो, वापस से उतने कॉल्स मत करो। ये है मेरा कहना, ये होता है मेमोराइजेशन का कहना, ये होता है डीपी का कहना। तो यही काम करते हैं और अपन अब इस रिकर्शन फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं मेमोराइजेशन में, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे ही अपन को आंसर मिलेगा अपन उसको कहीं भी स्टोर कर लेंगे, और अगर क्या होता है सेम वैल्यूज के लिए इसमें क्या क्या पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, रो, कॉलम, मूव्स लेफ्ट। अगर ये तीनों की तीनों पैरामीटर सेम होते हैं और कोई वापस से कॉल करता है और मुझे मिल गया है कि मैंने इन पैरामीटर्स पे आंसर स्टोर करके रखा है, तो मैं क्या कर दूंगा, जो आंसर स्टोर था उसको रिटर्न कर दूंगा। अगर आंसर स्टोर नहीं है तो मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करूंगा, मैं नया आंसर फाइंड करूंगा और फिर फाइंड करने के बाद नए आंसर को करूंगा मैं रिटर्न, ठीक है। ये है अपना सिंपल सादा सा फंडा, ठीक है। अभी के लिए तो अपन एक काम करते हैं, एक नया फंक्शन लेते हैं मेमोराइजेशन के लिए, और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये सिंपली अपना था रिकर्शन फंक्शन, रिकर्शन फंक्शन कॉल, ठीक है। ये है रिकर्शन फंक्शन कॉल। अब अपन को नीचे बनाना है मेमोराइजेशन का फंक्शन कॉल, ठीक है। तो इसको अपन नाम दे देते हैं एफ, सिंपली एफ नाम दे देते हैं। यहाँ पे भी एफ 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 एफ। काफ़ी चेंजेस नहीं आएंगे, बहुत कम चेंजेस आएंगे। एक होगा अपन को मेमोराइजेशन के लिए 3D डीपी बनानी पड़ेगी, और मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी वैल्यूज हो सकती है नेगेटिव, जैसे कि मैंने बताया। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही बॉल ग्रिड के बाहर जाएगी, ग्रिड के बाहर कब जा सकती है, या तो रो की वैल्यू -1 हो, या n हो, या कॉलम की वैल्यू -1 हो, या m हो। अब रो और कॉलम की वैल्यू -1 हो सकती है, वो वेक्टर के अंदर स्टोर नहीं होगा, इसलिए अपन वेक्टर की जगह अनऑर्डर्ड मैप की डीपी बना लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट। वैसे अपन पॉजिटिव डीपी से भी इसमें काम चला सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव के लिए तो हमेशा अपन को एक ही आंसर देना है, वी हैव टू ओनली रिटर्न 1। तो इसके अंदर अपन आई गेस 3D वेक्टर से भी काम चला सकते हैं, इट वुड बी फाइन टू। तो अपन यही काम करते हैं, अपन एक 3D वेक्टर ही बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट। एक 3D वेक्टर बना लेते हैं अपन, बस 3D वेक्टर अपन को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चलो ठीक है, पर 3D वेक्टर बनाते हैं। ऑलराइट, मैंने अभी इसको सबसे पहले सॉल्व किया था अनऑर्डर्ड मैप से, 3D अनऑर्डर्ड मैप की मैंने डीपी बनाई थी। अपन पर इसको वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से अपन ने बना लिया है एक वेक्टर, है ना, 3D बनाना है अपन को, वेक्टर ऑफ वेक्टर, ऑलराइट, वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ इंट। तो ये अपन ने बना लिया है 3D वेक्टर। अब अपन सबसे पहले तो अपन को ये समझना है ये वेक्टर चलेगा कैसे। ये वेक्टर को लेट्स से मैंने नाम दिया है डीपी। सबसे पहले इसके अंदर स्टोर होगा एन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, और मूव से रिलेटेड जो भी चीज़ें। ये डीपी ऐसे चलेगी, मतलब कि आई, जे एंड के, ठीक है। एन मतलब कि ये चलेगा रोज के लिए, ये चलेगा कॉलम्स के लिए, और ये स्टोर करेगा मूव्स लेफ्ट, ठीक है, ठीक है। अपन ने ये बना लिया है, अपन इसको नाम देते हैं डीपी। अब डीपी का साइज क्या होगा और डीपी को अपन इनिशियलाइज कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो अपन उसमें रो स्टोर कर रहे हैं, है ना, सबसे पहले अपन उसमें रो स्टोर कर रहे हैं। रो की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है n, लेट्स से n हो सकती है, ठीक है, बट अपन स्टिल n-1 पे कर लेंगे। अपन ये दो बेस केसेस को तो कभी हटाएंगे ही नहीं, ये दो बेस केसेस तो अपन कभी हटाएंगे ही नहीं। तो अपन क्या करते हैं, इसको साइज दे देते हैं n की, और इसको वापस से अपन इनिशियलाइज करते हैं 2D वेक्टर से, VECTOR ऑफ इंट। ये इनिशियलाइजेशन आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं समझाता हूँ। बेसिकली लेट्स से कि मेरी डीपी है,
अब मेरी डीपी के हर एक पर्टिकुलर रो पे एक 2D डीपी स्टोर्ड है। तो मैंने क्या किया है, डीपी की लेंथ है n और हर एक पर्टिकुलर इसकी रो पे होगी एक 2D डीपी स्टोर्ड। तो ये मैं उसकी बना रहा हूँ, उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यूजुअली इनिशियलाइजेशन वैल्यू लिखते हैं। तो हर एक पर्टिकुलर रो पे मैं चाहता हूँ एक 2D डीपी हो और उस 2D डीपी का साइज कितना हो, उस 2D डीपी का साइज हो m। ठीक है, अब वो जो 2D डीपी है जिसका साइज है m, उसकी हर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, उस 2D डीपी की हर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे बेसिकली अपने पास क्या होगा, अपने पास एक और अरे होगा, वो होगा मूव्स का अरे। ठीक है, वो होगा मूव्स का अरे। इसको अपन डायग्रामेटिकली समझेंगे, काफ़ी इजी लगेगा फिर आपको। तो अब इसके आगे क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर ऑफ इंट, है ना, और यहाँ पे मैक्स मूव +1, मैक्स मूव +1। ठीक है, सिंपल एज दैट। ये हो गया है, अपन ने इनिशियलाइज भी कर दिया है और सारी वैल्यू को अपन इनिशियलाइज करेंगे -1 से। तो डीपी को मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट। अपन सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अपन कैसे बना रहे डीपी। तो यूजुअली डीपी कैसे बनती है कि लेट्स से ना मेरे पास है सबसे पहले तो ये रो, एक 1D अरे है रो नाम से। ठीक है, 1D अरे है रो नाम से। अब क्या होगा, रो का हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स होगा और अपन ने क्या किया है, हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स को अपन ने इनिशियलाइज किया है। अपन ने इसको किस चीज़ से इनिशियलाइज किया है, अपन ने इसको एक और अरे से इनिशियलाइज किया है। ठीक है, ये एक और अरे है। ठीक है, इसके हर एक पर्टिकुलर रो पे एक अरे होगी और ये वाली क्या है, ये होगी कॉलम्स, ये होगी कॉलम्स। ठीक है, ये होगी कॉलम्स और कॉलम्स के हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक और अरे होगी और ये होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स, ये होगी मूव्स। तो देखो 3D डीपी में कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है। जब अपन 2D डीपी को देखते थे तब कुछ ऐसा दिखता था अपन को, कुछ ऐसा। इसमें क्या होता था, लेट्स से हर एक पर्टिकुलर रो पे एक होती थी अरे और अपन उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। हर एक पर्टिकुलर पे एक होती थी हर एक पर्टिकुलर रो के हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे होती थी एक अरे और उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। बट 3D रिप्रेजेंटेशन काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए अपन ने जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन है वैसा कर रहे हैं अपन। तो क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर रो पे एक अरे है और ये जो अरे है इसके भी हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे एक अरे है मूव्स नाम से, और मूव्स के हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे है एक इंटीजर, है एक इंटीजर। ठीक है, तो अपन को बस यहाँ बताना पड़ता है कि यार यह जो एलिमेंट होगा ना, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट होगा ना, ये स्टोर करेगा वेक्टर ऑफ वेक्टर को, ये स्टोर करेगा वेक्टर ऑफ इंट को, ऐसा। और ये क्या है, ये है वेक्टर ऑफ इंट। समझ आया? तो ये 3D डीपी इसलिए काफ़ी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि ये है वेक्टर ऑफ इंट और इसका हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट स्टोर कर रहा है वेक्टर ऑफ इंट को। और अगर मैं इसकी सारी मूव्स की सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि डीपी ऑफ आई ऑफ जे ऑफ मूव्स पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो है -1। मतलब कि अभी तक मैं एक बार भी आया नहीं हूँ, मैंने उस पर्टिकुलर नोड को विजिट नहीं किया है या उस फंक्शन कॉल को विजिट नहीं किया है, और अगर मैंने विजिट कर लिया है तो उस केस में -1 नहीं रहेगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि आंसर अपना हमेशा पॉजिटिव ही होगा या नॉन नेगेटिव होगा, 0 हो सकता है लेट्स से। ठीक है, तो ये हो गया है। ठीक है, तो अपन ने क्या बनाया, वेक्टर ऑफ इंट। ऑलराइट, और इसको अपन ने इनिशियलाइज किया है, सबसे पहले वाले वेक्टर को अपन ने साइज दे दिया है n, मतलब इसका साइज होना चाहिए n या टोटल नंबर ऑफ रोज, है ना। ओके, ये काम कर दिया और इसकी सारी की सारी वैल्यू को अपन ने एक और 2D डीपी से इनिशियलाइज कर दिया है, मतलब इसकी सारी की सारी वैल्यू को अपन ने एक 2D डीपी से इनिशियलाइज कर दिया है, जो है वेक्टर ऑफ इंट, जो है वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, और इसका साइज होगा m, मतलब इसका साइज है m, इसका साइज है m, इसका साइज m है। ठीक है, इसका साइज होगा m और इसकी सारी वैल्यूज को अपन ने एक 1D डीपी से इनिशियलाइज कर दिया है वेक्टर ऑफ इंट से, मतलब इसकी सारी वैल्यू एक वेक्टर ऑफ इंट से इनिशियलाइज है। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट से इनिशियलाइज है, ये हो गया वेक्टर ऑफ इंट से इनिशियलाइज। अब इस वेक्टर का साइज क्या होगा, लास्ट वाले वेक्टर का साइज दिया अपन ने मैक्स मूव +1। मैक्स मूव +1 क्यों दिया है, क्योंकि ना इस केस के अंदर तो यार अपन 0 से लेकर m-1 तक काम चला लेंगे, है ना, क्योंकि जैसे ही m होगा अपन क्या कर देंगे ना, उसको सिंपली ये बेस केस में डाल देंगे
कि अगर उसकी वैल्यू m हो गई है या -1 हो गई तो अपन बेस केस में डाल के उसको रिटर्न कर देंगे। बट क्या होता है मैक्सिमम मूव्स के चक्कर में अपन को यहाँ पे एक ये आंसर भी होना चाहिए, लेट्स से मूव्स है m, तो अपन m-1 नहीं, अपने पास ये m की वैल्यू भी होनी चाहिए अपने पास प्रेजेंट, ठीक है। दैट्स व्हाई अपन ने इसको एक साइज ज़्यादा दिया है, मैक्सिमम मूव्स +1 दिया है और सबको इनिशियलाइज कर दिया -1 से मैंने, यानी कि इस अरे की सारी वैल्यू है अभी -1। अब -1 दिया है इसका मतलब है कि ये नोड विजिटेड नहीं है, -1 मतलब कि ये नोड विजिटेड नहीं है और अब मैं अपन को बनाना है विजिटेड और -1 वैल्यूज़ को चेंज करना है। चलो डीपी बना लिया है, काफ़ी चीज़ें समझ आ गई है। 3D जो अपने वेक्टर है 3D डीपी है ये भी अपन को समझ आ गई है, इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये भी अपन को समझ आ गया है। अब अपन को कॉल करना है इस मेमोराइजेशन फंक्शन को। अपन इसके अंदर एक और बना लेंगे यहाँ पे 3D डीपी, यहाँ पे अपन पास कर देंगे कहाँ गया ये रहा कॉमा, यहाँ पे 3D डीपी पास कर दिए। इसको अपन एड्रेस से पास करेंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था अपन को एड्रेस से क्यों पास करना चाहिए, डायरेक्टली पास नहीं करना चाहिए। अगर आप सेम क्वेश्चन कर रहे हो और अगर आपने एड्रेस से पास नहीं किया है तो मे बी आपको टीएल आ सकता है, मे बी आपको मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आ सकता है, मैं अभी से वार्निंग दे रहा हूँ। ओके, ट्राई कर सकते हो आप, अपन भी ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई, मैंने डीपी को ये भी दे दिया है, इनिशियलाइज भी कर दिया है। अब अपन हमेशा आते से सबसे पहले तो ये दो बेस केसेस को तो जाएंगे ही जाएंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो डीपी का वैल्यू है आर सी और मूव्स लेफ्ट, क्या ये वैल्यू -1 है? अगर ये -1 नहीं है, अगर लेट्स से वैल्यू -1 नहीं है तो क्या करेंगे अपन, इसको लिख देते हैं अपन इफ के अंदर, और अगर ये वैल्यू -1 नहीं है तो अपन रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ आर ऑफ सी ऑफ मूव्स लेफ्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन कॉल पहले ही हो चुका है, ठीक है ना। फंक्शन कॉल फंक्शन एग्जिस्ट और फंक्शन आंसर एग्जिस्ट, ठीक है ना, आंसर एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि आंसर एग्जिस्ट। अब अपन ने क्या किया है, यहाँ पे अपन ने आंसर निकाल लिया है, आंसर निकालने के बाद अपन को रिटर्न करने से पहले उसको डीपी में स्टोर करना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, डीपी ऑफ आर ऑफ सी ऑफ मूव्स लेफ्ट इक्वल्स टू आंसर। अपन ने अपने डीपी में आंसर को भी सेव कर लिया है, सिंपल एज दैट। अपन ने यहाँ से डीपी कॉल तो कर दिया है, अब क्या करेंगे अपन इसके नीचे रिकर्शन फंक्शन जो अपना मेमोराइजेशन फंक्शन है इसको अपन कॉल कर देते हैं और यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है वो रिटर्न कर देंगे। तो अपन ने क्या क्या दिया है यहाँ पे, सिमिलर वैल्यू दी है जो अपन ने ऊपर दी थी, डायरेक्टली उनको कॉपी कर लेते हैं, बट अपन ने आखिरी में यहाँ पे डीपी भी दिया। लेट्स सी अब क्या होता है, रिटर्न RETURN रिटर्न एफ ऑफ ये। अब रन करके देखते हैं अपन, ठीक है। ओके, अपन को क्या दिक्कत आ रही है, 2 फी आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे अपन ने आर्ग्यूमेंट बढ़ाया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन को डीपी बढ़ाना है ना, क्योंकि अपन ने ये मेमोराइजेशन फंक्शन में एक डीपी करके एक और आर्ग्यूमेंट बढ़ा दिया है, तो अपन ने वो पास नहीं किया था यहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है अब। चलो आंसर हो रहा है, अब है सबमिट करने की बारी, अब पता चलेगा कि क्या दिक्कत आ रही है अपन को। तो सबमिट सक्सेसफुल हो गया है अपना, और आंसर भी आ गया अपना 9 MS में, मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ठीक है। मेमोराइजेशन समझ आ गया है आपको, आई होप सो समझ आ गया है। कुछ भी डाउट हो मेमोराइजेशन से रिलेटेड प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। मैंने 3D डीपी को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे समझाया है, नहीं समझ आया मैं कमेंट्स में फिर आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ऑल्सो एक और चीज़, अब मैं यहाँ पे बोल रहा था कि ये एड्रेस से देना कंपलसरी है, ये कंपलसरी क्यों है, ये डीपी को मैंने एड्रेस से क्यों दिया है। एक बार कोशिश करते हैं बिना एड्रेस के देने पे, सबमिट करने पे क्या होता है, कुछ एरर आती है क्या, लेट्स चेक इट, ठीक है, देखते हैं। अभी 9 MS आ रहा है, टाइम भी अपन थोड़ा सा याद रख लेते हैं कि 9 MS आ रहा है। अब आ रहा है मेरा टाइम लिमिट एक्सीडेड, है ना। मैंने क्या चेंज किया है, मैंने मेरे क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू को चेंज किया है, वो ही यहाँ पे मैंने मेरा एड्रेस हटा दिया, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, जब भी मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ ना, एंड हटा दिया ना मैंने, अब क्या होगा ना, ये जब जब कॉल होगा ना, एक और रिकर्शन कॉल होगा ना, ये सेम डीपी को कॉपी करेगा, सेम डीपी को यहाँ पे कॉपी करके नई डीपी बनाएगा, हमेशा हमेशा नई डीपी बनाएगा। और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n क्रॉस m क्रॉस मूव्स लेफ्ट। 3D डीपी है तो n क्रॉस m क्रॉस मूव लेफ्ट, और ये सारी की सारी वैल्यूज है आई गेस अपनी 50 50 50 50 क्रॉस 50 क्रॉस 50, बहुत बड़ी वैल्यू होती है ये भी, है ना। 50 क्रॉस 50 क्रॉस 50 मतलब 50 टू द पावर 3, ये हर बार मैं काम कर रहा हूँ, और इन रिकर्शन के कॉल के अंदर भी बार बार काम करूंगा, इसलिए यहाँ पे अपन को एड्रेस से भेजना चाहिए। एड्रेस क्या करता है, एड्रेस एक पॉइंटर भेजता है,
तो अगर यहाँ पे किसी चीज़ की वो कॉपी बना भी रहा होगा तो वो पॉइंटर की कॉपी बना रहा होगा, है ना। और पॉइंटर का साइज़ कितना होता है, पॉइंटर का साइज़ आई गेस 4 बिट्स या 8 बिट होता होगा, मतलब बहुत कम साइज़ होता है, तो अपन को ज़्यादा पॉइंटर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अपन बाय एड्रेस भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय एड्रेस नहीं भेजेंगे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक्स्ट्रा टाइम लेगा, आ सकती है टाइम लिमिट एक्सीडेड या आ सकती है मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, आई गेस, या ओके। सो दिस इज द सोल्यूशन। कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन से या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।